जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग प्रदान चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और निरंतर दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और वैसे ही दोस्तों हम निरंतर दोस्तों इस साइंस की बुक को, साइंस की येलो बुक को हम दोस्तों निरंतर कंप्लीट पेज बाय पेज करते जा रहे हैं। ये रोजगार वेद अंकित भाटी सर की जो सामान्य ज्ञान की येलो बुक है, जो न्यू एडिशन आया है आपका, जिसमें आपकी जीएस को भी शामिल किया गया है, उसको भी हम दोस्तों निरंतर कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक दोस्तों हमें हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ और आपका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ और आपका विविध हुआ, खेल हुआ, ये सभी पे हम दोस्तों हम आपके सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। ये सारे चैप्टर दोस्तों आपके समाप्त हो चुके हैं। अब आपका अंतिम चैप्टर चल रहा है साइंस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान आप लोगों का दोस्तों अंतिम छोर पर आ चुका है दोस्तों, समाप्ति की ओर आ चुका है आपका भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान भी दोस्तों आपका बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। लगभग 3 से 4 वीडियो और आएंगी दोस्तों आपकी फिजिक्स को लेके। इसके बाद दोस्तों आपका जो येलो बुक में जितना पोर्शन है, मैं सिर्फ उतनी ही बात कर रहा हूँ। येलो बुक में जितना भी आपका साइंस का पोर्शन दिया गया है, और उसके बाद दोस्तों आपके रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान के बाद बायोलॉजी, और आपकी बुक दोस्तों पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ा था, प्रत्यास्थता के बारे में जाना था, और वहीं से दोस्तों आपकी ये क्लास दोस्तों स्टार्ट हो रही है। और आपको बता दें कि यह सामान्य ज्ञान की दोस्तों येलो बुक की जो क्लास है, रोजाना लाइव रात 8 बजे आपकी इसी चैनल पर होती है। तो एक बार सभी पर दोस्तों इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक दोस्तों क्लास में नहीं आ पाए, तो एक बार आप सभी पर दोस्तों क्लास में एक बार जुड़ जाइएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि यदि एक बार आपने इस पुस्तक को पढ़ लिया, इस बुक को यदि आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपका ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर ना ला पाएँ। आप सभी एग्ज़ामों में आप जीके और जीएस में बहुत ही अच्छा स्कोर ला सकते हो, केवल आपने इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। और इस बुक के साथ-साथ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा भी दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों येलो बुक में आप थ्योरी पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके भी आप लोगों के लिए रहा है, जिसमें स्टैटिक जीके में आप लोगों को महत्वपूर्ण नोट्स, महत्वपूर्ण बिंदु, और आपको उसमें भी दोस्तों कुछ वन लाइनर अप्रॉक्स क्वेश्चन दिए गए हैं, और आपको उसमें भी कुछ थ्योरियाँ भी दी गई हैं, वो भी आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। और अब आप लोगों के लिए दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि अभी आपके RWA के रोजगार वेद अंकित भाटी सर ने एक नई बुक लॉन्च की है, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान में आपके चुनिंदा सामान्य ज्ञान के, चाहे वो आपका हिस्ट्री क्यों ना हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका अर्थशास्त्र हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका विविध हो, चाहे आपका साइंस हो, जो भी आपका सामान्य जीके जीएस में आता है, सभी को लेकर उन्होंने एक 11,000 प्लस प्रश्नों की एक बहुविकल्पीय प्रश्नों की संकलन दिया गया है। उस पुस्तक को दोस्तों आप एक बार जरूर परचेज कीजिएगा। और यदि परचेज नहीं कर पाते तो उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और उस किताब का सॉल्यूशन, उस बुक का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के समक्ष बहुत ही जल्द लाने वाला हूं। और उस बुक में हम आप लोगों को क्वेश्चन दिएंगे जो आप लोगों ने अभी तक येलो बुक में पढ़ा है, सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बस आपको 4 ऑप्शन देंगे और आपको उसमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो बहुत ही जल्द वो सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाला है। और उसका क्या समय रहेगा, और वो सीरीज आप लोगों की कब से स्टार्ट हो रही है, उस पर भी आपका काम स्टार्ट कर दिया गया है। आपको जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों की वो क्लास कब से और उसका समय क्या रहने वाला है, आपको बहुत ही जल्द दोस्तों पता चल जाएगा। केवल आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता को हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। पहला पॉइंट दोस्तों समझेंगे। पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है, और विरूपक बल हटाते ही वस्तु अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती है। यानी कि दोस्तों प्रत्यास्थता होती क्या है? प्रत्यास्थता दोस्तों वह पदार्थ का गुण है, जैसे कि मान लेते कि कोई वस्तु है, यदि आपने उसको पानी में थोड़ी देर के लिए डुबाई, मैंने आपको शायद कल भी बताया था, कल के ही पॉइंट है दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जैसे कोई वस्तु है, यदि आपने उसको पानी में डाला, तो वह पहले तो अंदर जाएगी, फिर वो दोस्तों ऊपर आ जाएगी। यदि आपने उसको थोड़ा सा बल लगा दिया, तो उसकी आकृति में क्या करेगी? परिवर्तन का विरोध करेगी, वह डूबी रहेगी। और जैसे ही आपने जो विरूपक बल अपना हाथ लगाया, उसको हटाते ही वह पहले जैसे अपनी पहले की अवस्था में आ जाती है। तो वो क्या होता है? वो आपका इलास्टिसिटी होता है, प्रत्यास्थता होता है। प्रत्यास्थता को दोस्तों मात्रक भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ऐसा ही मात्रक पूछा जाता है तो न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, और जिसको हम दोस्तों पास्कल भी कहते हैं।
प्रत्यास्थता कैसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसे पास्कल भी हम कहते हैं। तो पास्कल भी याद रखना और न्यूटन मीटर स्क्वायर भी याद रखना। क्लियर। चलिए अगला है, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाए, कौन सा दोस्तों, बाह्य बल, यानी कोई बाहरी बल लगाया जाए, तो वस्तु का आकार या आकृति दोनों ही बदल जाते हैं, जिससे वस्तु विकृत हो जाती है, और इस बल को विरूपक बल कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु, उस पर यदि हम बाहरी बल लगाते हैं, कोई भी वस्तु को उस पर एक अलग से यदि हम बल लगाते हैं, तो उसकी वस्तु का आकार हुआ, आकृति हुआ ना, तो दोनों ही बदल जाते हैं, जिससे वस्तु दोस्तों क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, और उसी विकृत को हम क्या बोलते हैं, विरूपक बल कहते हैं। अगला पॉइंट है कि किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को जिसके अंतर्गत पदार्थ की प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, उसे पदार्थ की प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। जैसे स्टील हुआ, रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। जैसे स्टील जो है ना, वो रबर की अपेक्षा देखा जाए वो अधिक प्रत्यास्थ है। क्या सा दोस्तों, अधिक प्रत्यास्थता रखता है। यह आपने दोस्तों 12th के एग्जाम में, यह जो पॉइंट मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, यह पॉइंट आपका दोस्तों 12th में सेम परिभाषा दी गई है, और यही उदाहरण भी दिया गया है स्टील रबड़ वाला, कि स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है। सेम उदाहरण दोस्तों आपकी 12th की साइंस की फिजिक्स की किताब में दिया गया, आप देखना एक बार। जो स्टील होती है वो रबर से अधिक प्रत्यास्थता होती है, या अधिक प्रत्यास्थ होती है। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है आपका दोस्तों प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता गुण के विपरीत यदि किसी वस्तु पर नगण्य, यानी कि निलिजिबल, बिल्कुल ना के समान, नगण्य का मतलब होता है ना के समान बल लगाने पर उसमें स्थायी परिवर्तन हो जाए, तो उसे प्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्लास्टिक की परिभाषा भी आप लोगों को याद हो गई होगी। प्लास्टिक यानी कि प्रत्यास्थता गुण की कैसी है, अपोजिट होती है, विपरीत होती है। वह किसी वस्तु पर यानी ना के समान यदि हम बल लगाते हैं, तो उसके में यदि कोई भी स्थायी परिवर्तन हो जाता है ना, तो उसको हम दोस्तों प्लास्टिक कहते हैं, ना के समान बल लगाने पर। एक पॉइंट दोस्तों और नोट करेंगे आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इसको, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और अपनी कॉपी में नोट्स जरूर बना लीजिए इसका, कि प्रति एकांक क्षेत्र पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होता है आपका उसको हम बोलते हैं प्रतिबल। और प्रतिबल का दोस्तों पूछा जाता है, कभी आपसे एग्जामिनर पूछ देता है कि प्रति एकांक क्षेत्र पर लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं, विरूपक बल कहते हैं, या दोस्तों बाह्य बल कहते हैं। तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम प्रतिबल कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। क्लियर। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोटी सी इंपॉर्टेंट परिभाषा, या आसानी से आपको याद हो जाएगी। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि किसी तार पर कोई एक वायर लेते हैं, उस पर हम विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल में और वृद्धि स्मॉल एल होती है, तो एल अपॉन एल को हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। ये आपकी दोस्तों क्या विकृति का एक फॉर्मूला हो गया, स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। याद रख पाएंगे, स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। यह दोस्तों कोई एक वायर है, और उस पर विरूपक बल लगाने पर उसकी जो प्रारंभिक लंबाई यानी कि जो कैपिटल एल है, कैपिटल एल क्या दोस्तों प्रारंभिक लंबाई है, और स्मॉल एल क्या है दोस्तों आपकी उसमें होने वाली वृद्धि, एल में होने वाली वृद्धि है। तो एल बटे एल को हम क्या कह देंगे, विकृति कहते हैं। ये विकृति का फॉर्मूला भी हो गया, स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। और पता होना चाहिए कि स्मॉल एल क्या है और कैपिटल एल क्या है। क्लियर। चलिए आप लोगों ने दोस्तों हुक का नियम तो पढ़ा ही होगा, 10th 12th की क्लास में हुक का नियम, इंटर की क्लास में तो पढ़ा ही होगा। तो हुक के अनुसार दोस्तों हुक ने एक नियम दिया था कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी भी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल, स्ट्रेस, उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती। आप लोगों से एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति दोस्तों फॉर्मूला होता है प्रत्यास्थता गुणांक का। याद रख लीजिएगा, और इम्पोर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल प्रतिबल अपॉन विकृति। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों कुछ वो पॉइंट है दोस्तों थ्योरी का, वो थोड़ा सा विलर हुआ है पीडीएफ, तो मैं आपको बोल दूंगा तो आप समझ जाइएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यदि यंग प्रत्यास्थता गुणांक के अनुसार देखा जाए, यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो
प्रत्यास्थता गुणांक को हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम दोस्तों कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, जो कि आपने 12th की क्लास में कई बार आपने फिजिक्स की पढ़ा होगा। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, जहाँ पे आपका कैपिटल वाई होता है वो एक यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। क्लियर। चलिए, यदि किसी इमारत के ऊपर कोई भी पराध्वनिक वायुयान गुजरता है तो प्रघाती तरंगों से बनने के कारण भवन की खिड़कियां के शीशे आदि चटक जाते हैं। दोस्तों, यदि किसी इमारत, कोई भी इमारत, यदि उसके ऊपर से कोई भी पराध्वनिक वायुयान बिल्कुल नज़दीक से होकर गुजरता है तो उससे निकलने वाली जो प्रघाती तरंगें होती हैं, उससे बने हुए हमारे मकानों की जो खिड़कियां होती हैं, उनमें जो शीशे लगे होते हैं, वो दोस्तों कैसे हो जाते हैं, चटक जाते हैं। किसके कारण, वो प्रघाती तरंगों के कारण। एक और एग्जाम्पल दिया कि जल में जब कोई जलयान ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से चलती है तो जल की तल पर प्रघाती तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि कोई भी जलयान है जो कि आपका जल में, यदि समुद्र में जो भी जलयान चलता है, यदि उसकी चाल जो है वो ध्वनि की चाल से यदि भी अधिक हो गई तो दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा, प्रघाती तरंगें उसमें उत्पन्न होने लगेंगी। अगला है दोस्तों, वायुयानों की चाल को किससे मापा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायुयान की चाल को किससे मापा जाता है। नोट्स बना के लिख लीजिएंगे। उसको हम मैक संख्या से मापते हैं। किससे दोस्तों, मैक संख्या, कि वायुयान किस चाल से चल रहा है तो उसको हम किससे माप सकते हैं, मैक संख्या से। अगला है, ये वे वस्तुएं जिनकी मैक संख्या 1 से अधिक होती है उन्हें हम दोस्तों पराध्वनिक या सुपरसोनिक कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि सुपरसोनिक लड़ाकू विमान, सुपरसोनिक फाइटर जेट। तो ये जो सुपरसोनिक फाइटर जेट होते हैं वो पराध्वनिक लड़ाकू विमान होते हैं जिनकी मैक संख्या 1 से अधिक होती है। क्लियर। चलिए, अगला है, वे वस्तुएं जिनकी मैक संख्या 5 से अधिक होती है, 5 से अधिक होती है, उन्हें हम दोस्तों हाइपरसोनिक कहते हैं। बहुत से होते हैं सुपरसोनिक लड़ाकू विमान और कुछ होते हैं हाइपरसोनिक लड़ाकू विमान। उनकी मैक संख्या दोस्तों 5 से अधिक होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं, समझ गए ना। तो उनकी क्या होती है, मैक संख्या से पता चल जाता है उनकी गति कितनी है। हाइपरसोनिक अधिकतम मिसाइलें होती हैं, सुपरसोनिक लड़ाकू विमान होते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल होती हैं। ये सभी आपके क्या है, मैक संख्या पर ही आधारित है। अगला पॉइंट है आपका, माध्यम की कौन से माध्यम में ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड तक चलती है। वायु की ध्वनि में चाल कितने मीटर प्रति सेकंड है, हाइड्रोजन की चाल ध्वनि में कितने मीटर प्रति सेकंड है, इन पे हम आप लोगों को चर्चा कराते हैं। पहला दोस्तों दिया गया वायु। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। हाइड्रोजन की चाल 1269 मीटर प्रति सेकंड रहती है। CO2 की 260 मीटर प्रति सेकंड। भाप की 100 डिग्री सेल्सियस पर 405 मीटर प्रति सेकंड। एल्कोहल की 1213 मीटर प्रति सेकंड। जल की 1483 मीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल की 1533 मीटर प्रति सेकंड। पारा को डिनोट करते हैं Hg से 1450। कांच की 5640। एल्यूमिनियम की 6420। लोहा की 5130। ये आपको दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आप सभी पर दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए, ये क्या है, आपकी ध्वनि की चाल बताई गई है। यहाँ से आगे दोस्तों अगला पॉइंट आपका स्टार्ट होता है प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता के में अंतर, कि प्रबलता क्या होती है और ध्वनि की तीव्रता क्या होती है। पहला पॉइंट दोस्तों दिया गया है कि प्रबलता जो होती है वो दोस्तों चेतना संबंधी है। कैसी दोस्तों, प्रबलता चेतना संबंधी है। और ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। कैसी दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। सेकंड है कि प्रबलता को मापा नहीं जा सकता लेकिन ध्वनि की तीव्रता को हम माप सकते हैं। अंतर दिया है प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में। प्रबलता सुनने वाले के कान को सुग्राह्यता पर निर्भर करती है और ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले के कान की सुग्राह्यता पर निर्भर नहीं करती है। चौथा दिया गया है कि प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है और ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा का वह परिमाण है जो ध्वनि संचरण में की दिशा के लंबवत खींची जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ध्वनि की तीव्रता। क्लियर। चलिए, अगला है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है तो वह ध्वनि की चाल
ध्वनि की चाल स्मॉल v तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा बदल जाते हैं, जबकि आकृति स्मॉल n समान रहती है। गैसों की ध्वनि की चाल गैसों के घनत्व अथवा अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो गैसों में ध्वनि की चाल होती है वो किस पर निर्भर करती है? गैसों के घनत्व और उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। अगला आता है कैरेक्टर्स ऑफ साउंड, ध्वनि के लक्षण। ध्वनि में दोस्तों 3 लक्षण होते हैं, तारत्व होता है, प्रबलता होती है और गुणता होती है। तारत्व, प्रबलता और गुणता। ध्वनि का तारत्व जो होता है उसकी आकृति पर निर्भर करता है। जितनी अधिक आवृत्ति होगी ध्वनि के तारत्व उतना ही ऊंचा होगा। जितनी उसकी आवृत्ति होगी अधिक उतना ही उसका ऊंचा तारत्व होगा। यदि बात की जाए कि पुरुषों की ध्वनि कम तारत्व की मोटी होती है, जबकि महिलाओं की ध्वनि उच्च तारत्व की पतली एवं बारीक होती है। जितनी ही तारत्व दोस्तों ऊंचा होगा, जितना तारत्व ऊंचा होगा और आवाज़ जितनी ही पतली होगी उतनी ही दोस्तों मुंह से आवाज़ जो है ना मीठी निकलेगी, एकदम पतली आवाज़ निकलेगी। और पुरुषों में दोस्तों अधिकतम देखा जाता है कि उनकी जो ध्वनि होती है वो कम तारत्व की होती है। जितना तारत्व कम होगा आवाज़ उतनी मोटी, जितना तारत्व अधिक होगा उतनी आवाज़ पतली। क्लियर? ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता पर निर्भर करती है। मनुष्यों की सामान्य बातचीत में प्रबलता 20 डेसिबल की होती है और फुसफुसाहट से यह 65 डेसिबल तक की होती है। यदि आप फुसफुसाहट करके बात कर रहे हैं तो आपका 65 डेसिबल तक होता है और जो सामान्य बातचीत होती है वो 20 डेसिबल तक होती है। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कही जाती है। यदि आप 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि आप सुनते हैं तो यह आपका ध्वनि प्रदूषक में आ जाता है और जो कि आपके कानों के लिए हानिकारक होती है। यदि हम 85 डेसिबल से अधिक के शोर में लगातार रहने से हमारे कान खराब हो सकते हैं। यदि हम 25 डेसिबल से अधिक का सुनते हैं तो उसको हम दोस्तों शोर कहते हैं कि भैया शोर शराबा हो रहा है, हम बातों को नहीं समझ सकते हैं और इससे हमारे कान खराब हो सकते हैं। अगला है ध्वनि की गुणता आदि स्वर, जिसको बोलते हैं ओवरटोन्स की संख्या क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा दोस्तों 95 डेसिबल है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। मनुष्य को जो अधिकतम श्रव्यता है वो दोस्तों 95 डेसिबल तक का ही सुन सकता है, इससे अधिक का नहीं सुन सकता। प्रतिध्वनि सुनने के लिए यानी कि जो आप बोलते हैं ना वह है दोस्तों प्रतिध्वनि। फिर पुनः दोस्तों हमारी आवाज़ जो हमको सुनाई देती है उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच 17 मीटर यानी कि 16.6 मीटर दूरी होनी चाहिए, तब वह दोस्तों व्यक्ति जो है या सुनने वाला श्रोता है वह अपनी प्रतिध्वनि को सुन सकता है। अगला है ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। यह एक्सपीरियंस का अनुभव जो है आप लोगों ने खुद ही किया होगा कि हम अक्सर देखते हैं कि दोस्तों दिन में हमारी आवाज़ जो है दोस्तों बहुत ही कम दूरी तक पहुंचती है, लेकिन वही आवाज़ यदि हम रात को किसी को बुलाते हैं चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज़ जो है ना रात के समय वह अधिक दूरी तक जाती है। प्रघाती तरंग जिसको बोलते हैं शॉक वेव्स में दोस्तों बहुत अधिक ऊर्जा होती है। यदि ये किसी भवन आदि से टकरा जाए तो उसे दोस्तों ये नुकसान पहुंचाती हैं प्रघाती तरंगें। और ये प्रघाती तरंगें किससे दोस्तों उत्पन्न होती हैं? जल में, जलयान से परिवर्तन उत्पन्न होती हैं जल में, और दोस्तों आपके वायुयान से भी प्रघाती तरंगें दोस्तों ये उत्पन्न होती हैं। क्लियर? चलिए अगला यहाँ से पॉइंट हमारा स्टार्ट हो रहा है दोस्तों ध्वनि तरंगें जिसको बोलते हैं साउंड वेव्स। ध्वनि तरंगें क्या होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति की मात्रक हर्ट्ज होता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगें कहते हैं। इससे हमारे कान सुन नहीं सकते हैं। श्रव्य जिसे सुन सकते हैं, अपश्रव्य जिसे नहीं सुन सकते हैं। तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं यदि हम 20 हर्ट्ज से नीचे की यदि आवृत्ति वाली ध्वनि को सुनते हैं तो वो हमें नहीं सुनाई देगी और उन तरंगों को हम अपश्रव्य तरंगें कहते हैं। और यदि 20 हर्ट्ज से हमने 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को सुना तो उसको हम क्या नहीं कि सुन सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगें कहते हैं। और यदि 20 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को हम पराश्रव्य तरंगें कहते हैं, जिससे मनुष्य के कान ऐसे नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुछ जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, चमगादड़ हुआ, इसे सुन सकते हैं। आप लोग देखते हैं अक्सर रात के समय जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते रहते हैं और कोई ना कोई आसपास होता भी नहीं है फिर भी वो भौंकते रहते हैं। क्यों भौंकते रहते हैं? उसका मेन कारण क्या है? पराश्रव्य तरंगें ही हैं। क्योंकि कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, वो 20 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुन सकते हैं, लेकिन हम जैसे मनुष्य जो लोग होते हैं ना वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का ही सुन सकते हैं, लेकिन 20 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि है वो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ लोग ही सुन सकते हैं। क्लियर? अगला है पराश्रव्य तरंगों के उपयोग। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कब होता है? संकेत भेजने में,
समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है और ध्वनि की चाल प्रत्यक्षता उसके घनत्व पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, जो ध्वनि की चाल होती है यह अपने अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, लेकिन जो ध्वनि की चाल होती है वो प्रत्यक्षता और उसके घनत्व पर ही निर्भर करती है। क्लियर। चलिए अगला है आपका वायु में ध्वनि की चाल। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है और जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की चाल ठोसों में दोस्तों सर्वाधिक होती है और उससे कम द्रव में तथा सबसे कम गैसों में होती है। कभी कभी एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछता है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इसको दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि ध्वनि की चाल ठोसों में कैसी होगी? सर्वाधिक होगी, कम होगी या सबसे कम होगी? तो चाल ठोसों में सर्वाधिक हो जाती है और उससे यदि कम द्रव में देखा जाए तो द्रव में उससे सबसे कम हो जाती है और सबसे कम गैसों में हो जाती है। द्रव में थोड़ा कम हो जाएगी और सबसे कम गैस में हो जाती है। ठोसों में ध्वनि की चाल लगभग दोस्तों 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो लोहा कैसा होता है? ठोस होता है। जब लोहे में 5130 है तो ठोस में भी कितनी हो जाएगी? 5130 मीटर प्रति सेकंड। द्रवों में लगभग दोस्तों 1450 होती है और गैसों में लगभग 332 होती है। जितना आपका वायु में ध्वनि की चाल होती है उतनी ही लगभग गैसों में आपकी 332 मीटर प्रति सेकंड चाल होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। कभी कभी एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछ देता है कि बताइएगा कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कुछ आपको इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा, तो आपको इसको परिवर्तन नहीं होता है यानी आवृत्ति नहीं बदलती है। क्लियर। चलिए अगला है आपका, यदि ध्वनि संचरण की दिशा में माध्यम की ही दिशा में है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, जबकि ध्वनि संचरण की दिशा माध्यम के विपरीत होने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है। और वे तरंगे जिनमें माध्यम के कारण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश या समानांतर कंपन करते हैं उनको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? कि वे तरंग जिनके माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा की अनुदिश कंपन करते हैं। कंपन यानी कि कांपना, कंपन करते हैं, उसको हम दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्लियर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगे सभी प्रकार के माध्यमों, चाहे वो आपका ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उसमें तीनों में उसको उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ध्वनि तरंगे होगा, वायु में उत्पन्न तरंगे होगा, भूकंप तरंगे होगा और स्प्रिंग की तरंगे हों। स्प्रिंग को जब भी आप दबाएंगे और अचानक से उसको हम छोड़ते हैं तो उसमें भी दोस्तों तरंगे उत्पन्न होती हैं। अगला है, वे तरंगे जिनके रोवरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे हमें अयांत्रिक तरंगे या दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। जैसे प्रकाश तरंगे हुआ, रेडियो तरंगे हुआ और दोस्तों आपकी ये कुछ दोस्तों मिसप्रिंट लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक्स तरंगे होगा। क्या लिखा है दोस्तों? एक्स तरंगे। ये एक्स लिखा है दोस्तों, एक्स तरंग हम इसको बोल सकते हैं, एक्स वेव। प्रकाश तरंगे हुआ, रेडियो तरंगे हुआ और दोस्तों आपका एक्स तरंगे हुआ। ये क्या है दोस्तों? ये अयांत्रिक तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंतर्गत आती हैं। अगला है अयांत्रिक तरंगे निर्वात, जिसको बोलते हैं वैक्यूम में गति कर सकती हैं, जिसको हम एक्स तरंगे या रेडियो तरंगे या प्रकाश तरंगे कहते हैं अयांत्रिक तरंगों को। और सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक ही चाल से चलती हैं जो प्रकाश की चाल के इक्वल होती हैं, समान होती हैं। और विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, ट्रांस रिजर्व होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। या हम कह सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं वो दोस्तों कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। क्लियर। चलिए अगला है, सभी चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती हैं? फोटोन की बनी होती हैं, सिलिकॉन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? फोटोन की बनी होती हैं। प्रकाश, माइक्रोवेव्स, एक्सरे आदि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के एक उदाहरण है। जो दोस्तों हमारा एक्सरे होता है, माइक्रोवेव्स होता है प्रकाश के, ये दोस्तों सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण है। यह प्रकाश के वेग से गमन करती है, प्रकाश के वेग से होकर जाती है। नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित की गई है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा किसने दी, तो आपका जवाब हो जाता है मैक्सवेल ने। क्लियर। अगला है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य, परिसर
10 की घात -14 मीटर से लेकर 10 की घात 4 मीटर तक रहता है। याद रखिएगा कितना, 10 की घात -14 से 10 की घात 4 मीटर तक होता है। तरंग किसी माध्यम के विक्षोभ को संचारित करती है, इन्हीं तरंग गति कहते हैं। तरंग गति कैसे कहेंगे? तरंग गति किसी माध्यम के विक्षोभ को संचारित करती है, उससे हम तरंग गति कहते हैं। और तरंग गति को परिभाषित करने के कुछ गुण भी हैं, जैसे कि जब तरंग किसी माध्यम से संचारित होती है तो माध्यम में कोई ना कोई एक कण अपनी साम्यावस्था की दोनों ओर जितना अधिक विस्थापित होता है, तरंग का आयाम कहलाता है। जैसे कि कंपन की कला हुई, आयाम हुआ, आवृत्ति हुआ और तरंग दैर्ध्य हुआ। ये सभी क्या है? ये तरंग गति के परिभाषित करने के प्रमुख लक्षण है, प्रमुख गुण है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोकली लेंस या निचला भाग उत्तर लेंस या ऊपर की भाग उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए द्विफोकसी लेंस, यानी दो फोकस वाला। नीचे भाग पर उत्तर लेंस और ऊपर भाग पर अवतल लेंस, यानी ऊपर अवतल नीचे उत्तल होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं द्विफोकस लेंस, यानी दो फोकस वाला लेंस जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए होता है। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता असाइनमेटिज्म में नेत्र क्षैतिज दिशा को ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है। इसके निवारण हेतु हम दोस्तों क्या कर देंगे? बेलनाकार सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है प्रकाश का विवर्तन। एक परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और एक विवर्तन होता है। तो प्रकाश का विवर्तन प्रकाश की तरंग प्रकृति को स्पष्ट करता है। चलचित्र आदि में रंगों का आभास हमें विवर्तन के कारण ही होता है। ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत अधिक होता है। ये सभी आपके क्या है दोस्तों? प्रकाश अनुदैर्ध्य और तरंग दैर्ध्य पर आधारित है। और प्रकाश का जो विवर्तन है वो प्रकाश की तरंग की प्रकृति को ही समझता है। और जो चलचित्र हम देखते हैं रंगीन टीवियों में, वो दोस्तों जो रंगीन जो चलचित्र में दिखाई देते हैं उसका आभास भी हमें विवर्तन के कारण ही होता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी चर्चा दोस्तों समझ में आ चुकी होगी। और यदि यहाँ तक कि आपको सारी बातें समझ में आ चुकी हो तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ क्या आप लोग एक वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? तो प्लीज़ दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज की जो क्लास है मैं यहीं तक रखेंगे दोस्तों, और अगली जो क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों तरंग, वेव्स के बारे में, तरंगों के बारे में, उत्तर लेंस के बारे में, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के बारे में हम आप लोगों से कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की जो क्लास हम यहीं तक रखेंगे। और आज की जो क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कल की क्लास में तरंग से यहीं से आपका दोस्तों चैप्टर ये पुनः स्टार्ट होगा। और जल्दी दोस्तों आप लोगों को फिजिक्स जो है दोस्तों मैं समाप्ति की ओर ले जाने वाला हूँ। बहुत ही जल्द दोस्तों आपकी फिजिक्स भी समाप्त हो जाएगी। बस कंटिन्यू आप दोस्तों इन क्लासों को देखते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिएगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। और यदि आप हमारी क्लास को दोस्तों पहली बार देख रहे हो, पहली बार दोस्तों आप चैनल पर विजिट किए हो, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी समय रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।